हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर राकेश झुंझुनवाला जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर जिन्हें हम इंडिया के वॉरेन बफे कहते थे, उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में हम यहाँ इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि उनका पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है। इसके अलावा उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई करके रखा था, या किस सेक्टर में वो बुलिश थे, या किस सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी। उनके इन्वेस्टमेंट से लेकर सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इंडिया के वॉरेन बफे राकेश झुंझुनवाला उनकी डेथ हो चुकी है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर हम उनके इन्वेस्टमेंट की बात करते तो इनको पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे शो करती हूँ। इनके पोर्टफोलियो में टोटल यहाँ पे 37 स्टॉक है। 37 स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला पोर्टफोलियो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम उनके स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे उनके टाइटन में उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। उन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, उसको ऊपर वहाँ पे उनको यहाँ पे कितने रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अलावा स्टार हेल्थ जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, जैसे टाटा मोटर हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैनरा बैंक, फेडरल बैंक हुआ, इंडियन होटल, एनसीसी लिमिटेड, जुबलेन फार्मा, रैलीस, नज़ारो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशंस, बहुत सारी ऐसी कंपनी उन्होंने यहाँ पे उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। लेकिन हम लोग गलती क्या कर लेते, हम लोग क्या करते, इनमें से पेनी स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते, उनमें इन्वेस्ट करते। लेकिन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो अच्छे अच्छे स्टॉक लिए उनके उन स्टॉक के ऊपर हमारी नज़र नहीं रहती। हम सिर्फ उनके जो पेनी स्टॉक है, जो 100 रुपए के अंदर जो मिलते हैं, उन स्टॉक में हमारी नज़र ज़्यादा जाती है और हम उन स्टॉक को पिक करने की कोशिश कर लेते। क्या हो जाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट को देख के और हमारे हम उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते कि यहाँ पे देख सकते हैं आप उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखते हैं हर एक स्टॉक में उनकी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है। अगर मानो किसी स्टॉक के अंदर मानो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मानो उनके इस स्टॉक के अंदर उन्होंने 155 करोड़ इन्वेस्ट किए, जो ये पेनी स्टॉक है। ऐसा मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये पेनी स्टॉक है, लेकिन हम मानो ये पेनी स्टॉक है, इनमें उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। और इस स्टॉक को देखकर हम भी चलो देखते हैं कि भाई इतने बड़े इन्वेस्टर ने स्टॉक नहीं लिया है, तो इस स्टॉक में तो कुछ तो बात होगी, चलो हम भी स्टॉक को इन्वेस्ट कर लेते। हम उस स्टॉक का बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं कर लेते, बिल्कुल फंडामेंटल नहीं लेते, चाहे वो कंपनी लॉस में चाहे जा रही है, अब बस कंपनी कुछ दिनों के अंदर बंद भी होने वाली, इस बात का कुछ हमें ध्यान नहीं रहता। बस हम बस एक देखते कि यार बड़े इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो चलो कुछ तो बात होगी। बस इसी चीज़ को देख के हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर लेते। अगर उनके 155 उनके अगर करोड़ वहाँ पे डूब भी जाते तो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको उनके पोर्टफोलियो को देखोगे तो उनके पास देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे स्टॉक है, वो स्टॉक्स उनका पूरा वहाँ पे लॉस कवर कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने पूरे पैसों को वहाँ पे डालोगे तो आपका पूरा कैपिटल वहाँ पे वाइप आउट हो जाएगा। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि उनके पोर्टफोलियो के स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करें, बिल्कुल करना है। लेकिन ऐसे स्टॉक ढूंढो जो लार्ज कैप हो, या मिड कैप भी चलेगा, लेकिन स्मॉल कैप में बिल्कुल भी हाथ मत डालना। और ऐसे स्टॉक, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप के सारे स्टॉक खराब है, कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ऐसे स्टॉक ढूंढो ना, उन स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर आपको आपका कैपिटल कम है और आपको बस छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो स्मॉल कैप पे भी ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर आपको अच्छे फंडामेंटल मिलेंगे, अच्छे फाइनेंशियल मिलेंगे, अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, उन स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर आपको बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को कॉपी करना है तो उनके पोर्टफोलियो में से लार्ज कैप कौन सी कंपनी है उनमें आप इन्वेस्ट करो, नहीं कि उन्होंने कौन से पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है चलो हम भी उन स्टॉक में इन्वेस्ट करें। एक बात करो, उनका वहाँ पे पैसा डूब जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारा डूबता है तो आपको पता है हमारे साथ क्या हो जाता है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डेल्टा कॉप जो राकेश शर्मा के पास स्टॉक है,
मे बी उन्होंने उसे सेल कर दिया है, तो उसमें बहुत सारे लोग फंस गए थे या बहुत सारे लोगों ने उसे लॉस में बुक किया था। एक तो हमारे पास वहाँ पे मानो इन्होंने एक स्टॉक को इन्वेस्ट किया, मानो राकेश इन्होंने एक स्टॉक को इन्वेस्ट किया, तो उस स्टॉक को होल्ड कर पाते हैं, लॉस में भी उसे होल्ड कर पाते थे, क्योंकि उनके पास कंपनी से लेके बहुत सारी डिटेल्स रहती है। तो ये नहीं कि उन्होंने स्टॉक को लिया है, मतलब उन्होंने जैसे लॉस दिखा उन्होंने उसे सेल किया, नहीं। हम क्या कर दे, उनके पोर्टफोलियो कॉपी कर लेते, उनके उन्होंने ठीक है उन्होंने उस स्टॉक को लिया है, हम भी चलो उस स्टॉक को लेते, हम उस स्टॉक को ले लेते, जिस स्टॉक में गिरावट शुरू हो जाते हम तुरंत उस स्टॉक से निकल जाते। तो हमारे अंदर पेशेंस भी नहीं होती कि हम उस स्टॉक को होल्ड कर पाए। तो इसकी वजह से कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय अपने ओन एनालिसिस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, पूरे टेक्निकल को देखे, फंडामेंटल को देखे, उसके बेसिस पे किसी भी स्टॉक को वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलो यहाँ पे उन्होंने किस सेक्टर में कितने यहाँ पे परसेंटेज लगाए, मतलब अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई करके रखा है, चलो उससे देखते हैं। हम देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई करके रखे थे। यहाँ पे देखते हैं सेक्टर वाइज उन्होंने यहाँ पे अपने परसेंटेज आपको दिख रही है कि हर एक सेक्टर में उतनी परसेंटेज उन्होंने यहाँ पे 23 सेक्टर में उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है। हर एक सेक्टर में उनके परसेंटेज देखते हैं। अगर हम ज्वेलरी के अंदर उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिल रही है, 32% उन्होंने इस ज्वेलरी इस सेक्टर में लगाई। इंश्योरेंस सेक्टर में उन्होंने 24% उनकी इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल में 8.93%, बैंकिंग में 4.64%, इसके अलावा क्रेडिट रेट एंड एजेंसीज में 3.44%, हेल्थ केयर में 2.65%, आईटी सॉफ्टवेयर में 2.37%, स्टील सेक्टर में 2.30%, फार्मास्यूटिकल में 2.38%, एंटरटेनमेंट में 2.20%, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में उन्होंने 1.91% की इन्वेस्टमेंट करके रखी। केमिकल सेक्टर में उन्होंने 1.63% की इन्वेस्टमेंट करके रखी। एग्रो केमिकल को देखते हैं तो यहाँ पे 1.56 के परसेंटेज लगे। जो रियल स्टॉक हमने उनके पोर्टफोलियो में दिखा ना, वो एग्री केमिकल से बिलोंग करता है। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट यहाँ पे 1.53% की। तो इसके मतलब उन्होंने अपने यहाँ पे तक सकते सेक्टर वाइज अपने यहाँ पे परसेंटेज को मतलब अपने डिक्रीज करते हुए दिखती है हमें। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे एक डाइवर्सिफाई करके रखे। हर एक सेक्टर में उनकी यहाँ पे धीरे 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 अपनी यहाँ पे होल्डिंग को डिक्रीज होते हुए दिख रही है। हर एक सेक्टर में उन्होंने थोड़ी 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 हम यहाँ पे होल्डिंग करके रखी है। अगर हम उनके वेटेज देखते हैं उनके सेक्टर के, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अगर उनके पोर्टफोलियो के वेटेज की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो ज्वेलरी इसका वेटेज 34% है, इंश्योरेंस का 24% है, ऑटोमोबाइल का 8.93%, बैंकिंग का 4.64%, क्रेडिट और रेटिंग एजेंसी का 3.44%। इस तरह से उनके पोर्टफोलियो का यहाँ पे वेटेज सेक्टर वाइज हमें देखने को मिल रहा है। तो वो जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश थे। उनका कहना था कि वहाँ पे जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें आगे जाके हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा बुलिश थे। यहाँ पे इन्होंने अपनी इस साल के अंदर या कुछ स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को वहाँ पे कम किया था और कुछ स्टॉक में बढ़ाया था। अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो इस स्टॉक के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया था। 1.39% ने वहाँ पे बढ़ाई थी उनकी अपनी होल्डिंग को। अगर जो स्टॉक थे, जो 5 स्टॉक थे, उन स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया था। तो वो कौन से स्टॉक होते, चलो उनको देखते हैं हम। यहाँ पे अगर देख सकते हैं एनसीसी में उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को 0.22% होल्डिंग को वहाँ पे उन्होंने डिक्रीज किया था। इसके बाद आरबी रियलिटीज, ऑटो लाइन, इंडिया बुल हाउसिंग, टाटा मोटर, नज़ारो, इन सारे स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग को वहाँ पे डिक्रीज किया है, मतलब कम किया है इन स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को। और यहाँ पे स्कॉट जो कंपनी ट्रैक्टर बनाती है उसके अंदर उन्हें अपनी होल्डिंग को वहाँ पे बढ़ाया है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से राकेश जुनैल ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा था, या किन किन स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग को वहाँ पे परसेंटेज वाइज अपने उनके पोर्टफोलियो को भी देखा कि किस सेक्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को ज़्यादा रखाया और उसके अलावा उन्होंने डिक्रीज करते हुए अपने सारे सेक्टर में थोड़ा 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 अपने पैसे को लगा के रखे। उनके पूरे पोर्टफोलियो में 32 स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो हम भी कर उठते 32 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते, बिल्कुल भी नहीं भाई। उनसे हम नहीं बराबरी कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनके पोर्टफोलियो की अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे कितनी है,
31 करोड़, यहाँ के पोर्टफोलियो 833 करोड़ का पोर्टफोलियो भाई, उनके हम बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने 5,000 से अपने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में करियर की शुरुआत करी थी, और आज उनका पोर्टफोलियो 31 करोड़ के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने, उनका भी यही कहना था, हमेशा ना किसी भी स्टॉक में जब भी आप इन्वेस्ट करो तो हमेशा उस स्टॉक के बारे में खुद जानकारी लो कि क्या उस स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली किस तरह से दिख रहा है, उसके बेसिस पे वहाँ पे इन्वेस्ट करो। बस किसी के कहने पे या किसी के बोलने पे किसी भी स्टॉक में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अपने पैसे को सही जगह पे लगाना अब आपको खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो जाता है ना, हम बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ के बेसिस पे या किसी और के कहने पे या किसी को, भाई इस स्टॉक में तो वहाँ पे इससे तो 50% के रिटर्न मिले तो कल उठ के चलो हम भी उस स्टॉक को आंख बंद करके ले लेते। ये गलती नहीं करनी है। हमेशा स्टॉक को एनालिसिस करके या फंडामेंटली देख के स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।